और अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनका जीवन संघर्ष, सादगी और प्रेरणा से भरा हुआ है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको लेकर चलेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनदेखे और खास पलों की ओर, जो उनकी मेहनत, लगन और साधना की सच्ची कहानी कहते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नेतृत्व, संकल्प और दृढ़ निश्चय का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इन बुलंदियों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। कुछ दुर्लभ और ऐतिहासिक तस्वीरों के जरिए जानते हैं पीएम मोदी की जीवन यात्रा को। गुजरात के वडनगर में जन्मे एक सामान्य परिवार के नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचपन में चाय बेचते थे। ये तस्वीर उनकी विनम्र शुरुआत का प्रतीक है। अपनी स्कूलिंग के दौरान नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट हुआ करते थे। ये तस्वीर बाल नरेंद्र के बचपन और अनुशासन की कहानी बयां करती है। ये वडनगर का वही रेलवे स्टेशन है जो नरेंद्र मोदी के बचपन में संघर्ष और मेहनत का गवाह रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की इस ड्रेस में नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर बताती है कि देश सेवा का बीज उनके अंदर बचपन से ही था। सिख के वेश में नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 1975 में इमरजेंसी के दौरान की है। उस समय मोदी एक युवा संघ प्रचारक हुआ करते थे। जब मोदी जी कुछ वर्षों तक साधु जीवन में रहे, ये तस्वीर आत्मखोज और ध्यान की उस यात्रा की एक झलक है। गुजरात की राजनीति के दौरान जब अमित शाह से नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक जोड़ी में तब्दील हो गई, ये तस्वीर उसी पल की गवाह है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा के सारथी के रूप में दिखाई दिए। जब कश्मीर आतंकी हमलों से दहल रहा था, तब 26 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की धमकियों के बावजूद श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया। ये तस्वीर 7 अक्टूबर 2001 की है, जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यहीं से एक नेता के रूप में उनका कायाकल्प शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल 2014 में जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये देश के लिए भी ऐतिहासिक था, क्योंकि चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना था। संस्कृति और आस्था से जुड़ाव की ये भावुक तस्वीर काशी की है, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी भारत की आवाज को वैश्विक मंच पर बुलंद करते हुए एक आत्मविश्वास से भरी छवि ने दुनिया का ध्यान खींचा। पहली बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। देश की बागडोर संभालते एक जन नेता की सबसे गर्वपूर्ण तस्वीर। पीएम मोदी अब तक लाल किले से 12 बार झंडा फहरा चुके हैं। लाल किले पर सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्रियों में पीएम मोदी तीसरे स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में आयोजित एक भव्य समारोह में राम मंदिर का शिलान्यास किया। ये तस्वीरें सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति से असाधारण नेतृत्व तक की प्रेरणादायक गाथा है। इन पलों में संघर्ष, सेवा, साधना और सफलता सब कुछ समाया हुआ है। मोदी जी की यात्रा हर भारतीय को ये विश्वास देती है कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन के संघर्षों से जुड़ी और कहानियों पर कल मैं विस्तार से आपसे बात करूंगी। फिलहाल अभी इजाजत लेती हूँ, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं, मैंने भी हाल ही में मशहूर कवि गीतकार मनोज मुंतशिर से बात की थी। आपको सुनवाती हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। वाह, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, ये मेरी मुलाकात और मेरे लिए क्या डिस्कवरी वाला दिन था। श्रद्धा सम्मान हमेशा से था हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं बहुत उनको फॉलो भी करता रहा। मुझे बड़े हीरो टाइप लगते रहे हमेशा, और हीरो टाइप इसलिए लगते रहे कि आपकी विचारधाराएं अपनी जगह, ये लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है, आप इस तरफ हो, उस तरफ हो, जिस तरफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने चाय की दुकान से उठ के और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली हो, कितनी इंस्पायरिंग होगी वो जर्नी। अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं है तो आपका नुकसान है, इट्स अ लॉस।
तो मेरे लिए मोदी जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व रहे जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मैं आपको और बताऊं, इस मुलाकात में भी एक बड़ी कमाल की चीज सीखी मैंने इनसे। आप जब अपने नायक से मिलते हैं तो आप औ में होते हैं, आप 10 बातें करते हैं, तो मैं भी बोलते ही गया, आपने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, हर चीज मैं बोलने लगा। मुस्कुरा के सुनते रहे, और जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया मुझे कह रहे हैं, नहीं मनोज जी, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है, बहुत काम करना बाकी है। ये कहना उस व्यक्ति का, तब दूसरी बार ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थे, तो तीसरी बार है, सौभाग्य इस देश का, उनका ये कहना, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी के लिए सत्ता सुख का जरिया हो सकती है, इनके लिए संकल्प सिद्धि का जरिया है। ये जितना आप स्टडी करेंगे इनको, आपको समझ में आएगा। और ये स्टडी इस देश में हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी आलोचनाएं करनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इतनी बड़ी कुर्सी पे होगा, जब देश के लिए नीतियां बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, कुछ लोगों को सही लगेंगी, कुछ लोगों को गलत लगेंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलोचना ना करें, आप जम के आलोचना करें, लेकिन एक बात आप समझें कि शायद भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं था, सेवा था। और इनका लालच क्या रहा है जीवन भर, इनकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ें, लालच ये रहा है कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं कहां ज्यादा सेवा कर सकता हूं। गांव में थे तो गांव वालों की सेवा करते थे। पहली कमाई किसी की क्या होती है, इन्होंने एक अपने स्कूल में एक प्ले किया, एक्टिंग की, उसमें जोगीदास खुमन जी का शायद कैरेक्टर प्ले किया, और फर्स्ट प्राइज जीता, और अच्छी खासी रकम थी वो फर्स्ट प्राइज। अपने लिए जूते खरीद लेते, कपड़े खरीद लेते, कुछ भी कर लेते। स्कूल की दीवार गिरी हुई थी, वो बनवाने के लिए दान कर दिया, पूरा का पूरा पैसा। और ऐसा नहीं कि तब इनके मन में कुछ ऐसा रहा होगा कि मैं महान व्यक्तित्व बनूंगा। इट्स जस्ट अबाउट अ किड हु फेल्ट कि यार ये स्कूल की दीवार ना ज्यादा जरूरी है, पहले इसको बनवा देते हैं, जूते कपड़े आते रहेंगे। जो पद मिले, वो पद भी आप देखेंगे तो सब इसलिए लिए गए कि हाँ, इस कुर्सी पर बैठ के मैं ज्यादा सर्विस कर सकता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं शायद ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। चलो ये कुर्सी भी सही, तो सिर्फ पड़ाव रही है, सिर्फ जरिया रही है। और जब ये बात वो कहते हैं कि भाई बहुत काम बाकी है, ये बात सुनते ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर याद आई। ये बात मोदी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर से या किसी भी इस देश के महनीय व्यक्तित्व से जोड़ती है, और यही चीज सीखने वाली है। टैगोर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर कहता हूं तो मैं उनको महामानव कहता हूं। महामानव इसलिए कि एक इंसान एक जिंदगी में कितना कुछ कर सकता है, इसकी दुनिया में 2 मिसालें मिलती हैं आपको, एक लियोनार्डो दा विंची और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। सब कुछ कर लिया, सब कुछ का 10 गुना कर लिया। इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े क्रांतिकारी की अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन खींच ली। इतने बड़े पोएट कि एक नहीं 2-2 देशों का नेशनल एंथम लिख दिया। भारतवर्ष के लिए जनगण मन, बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला। इतने बड़े पोएट, इतने बड़े ऑथर की गीतांजलि लिखी और नोबेल पुरस्कार जीत लिया। फिर भी जब रविन्द्रनाथ टैगोर इस दुनिया से जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, रोने लगे। उनके सिरहाने उनके एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, रविंद्र, मृत्यु सामने आ गई तो तुम भी डर गए? यार मुझे तो लगता था कि तुम तो इन सबसे परे हो, तुमको तो संतत्व प्राप्त हो चुका है। मुझे बड़ा दुख है कि मौत ने तुमको भी घबरा दिया, डरा दिया। तुम्हारी आंख में आंसू। अपने आंसू पोंछते हुए टैगोर ने बोला, ये आंसू इसलिए नहीं है कि मैं जा रहा हूं, मृत्यु सामने खड़ी है। ये आंसू इसलिए है कि परमात्मा ने मुझे इतना विशाल समुद्र दिया था, मैं ज्यादा भर नहीं पाया, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, और जाने का समय हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को इस दुनिया से जाते जाते लग रहा था कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो हम और आप क्या है फिर? हम और आप चीज क्या है? जब प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि ज्यादा काम नहीं हुआ है, अभी बहुत काम करना बाकी है, ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। मेरे लिए वो मोटिवेशनल फिगर है मोर देन एनीथिंग एल्स।